एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों ब्यूगल लाइफ में। और इस बार हम एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में लेकर आए हैं 3 महाग्रहों के जो परिवर्तन हुए हैं, उन महाग्रहों के परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में ये वीडियो है। तो जो 3 परिवर्तन हुए हैं उसमें पहला परिवर्तन हुआ था 29 मार्च को शनि का, जब शनि अपनी 11वीं राशि को छोड़कर जो उनकी प्रिय राशि थी 12वीं में गए थे। उसके बाद जो दूसरा परिवर्तन हुआ, जो मेजर परिवर्तन है जिसको हम बोल सकते हैं, वो गुरु 12 मई को अपने शत्रु शुक्र की राशि से मुक्त होके और मिथुन राशि में आए। और उसके बाद जो तीसरा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि राहु जो 12वीं राशि में थे वहां से शिफ्ट होकर 11वीं राशि में आए, यानी कुंभ राशि में आए हैं। और ये परिवर्तन हुआ है 18 मई को। तो मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसे रहने वाले हैं, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम एक एक करके यहाँ से चले तो चूंकि हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नंबर 1 पर मेष राशि पे चंद्र विराजमान है। तो हम यहाँ से व्यक्तित्व की ऊपर हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है आपके, और ये भी देखेंगे कि इन ग्रहों की दृष्टि व्यक्तित्व वाले भाव पर पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, इसका स्वामी मंगल है। और चंद्र जो है वाटर एलिमेंट की राशि है, यानी कि पानी इसका स्वभाव है। और पानी और अग्नि की आपस में बनती नहीं है। तो पर्सनैलिटी वाइज मेष राशि वाले थोड़ा सा इमोशनल, कभी बहुत गर्म, कभी बहुत शांत, कभी बहुत एग्रेसिव, कभी थोड़ा सा डिप्रेशन में, ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं चंद्र की इस पोजीशन पे। चंद्र राशि यानी कि वो योग हमेशा के लिए पूरी लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। उपाय भी बताता चलूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। आपको अपने व्यक्तित्व में ज्यादा हलचल ना हो, ज्यादा गर्म या ज्यादा शांत ना हो, मन में कई विचलित कर देने वाली परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है दोस्तों कि चंद्र चूंकि वाटर एलिमेंट का ग्रह है, तो अगर हम पानी में स्नान करते वक्त थोड़ा सा नमक डालें और स्नान करें तो हमें चंद्र के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम 2 बार स्नान कर सकते हो तो हमारे चंद्र का प्रभाव बढ़ जाएगा और चंद्र शीतल रहेगा। हम मस्तिष्क से शांति से सोच सकते हैं कि हमें करना क्या क्या है आगे। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव का। अगर हम आय भाव की बात करें, सेकंड हाउस की बात करें, तो सेकंड हाउस पे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ती है। और सेकंड हाउस में शुक्र की राशि विराजमान है जो कि शनि के मित्र हैं। तो ये दिखाता है कि आपको चल अचल संपत्ति में लाभ होना संभव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपको पॉजिटिव असर देगी क्योंकि शुक्र की राशि है। और यहाँ पर आपको एक अचल संपत्ति का ऐसा योग दे सकती है कि घर, भूमि, वाहन, मकान, अगर ये सब बनाने का आपका कोई विचार चल रहा है तो उस विचार को दृढ़ता मिलेगी, मजबूती मिलेगी, वो काम आपके सिद्ध होंगे। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों तीसरे भाव पर। तीसरा भाव जो होता है वो हमारे पराक्रम का भाव होता है, हमारे संबंधों का भाव होता है। गुरु भगवान खुद वहां पर जाकर बैठ गए हैं और मिथुन की राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि में बैठे हैं जिसके ग्रह होते हैं बुध देव। तो गुरु यहाँ पर बैठकर पराक्रम को नेकी देंगे, यानी कि आपके अंदर जो सामर्थ्य और साहस होगा जिससे आप बहुत सारे काम कर पाएंगे, तो वो आप अच्छे काम जब करेंगे तो आपको गुरु यहाँ पर हेल्प करेंगे। और अगर वो काम आप नेगेटिव साइड में करने का सोच रहे हैं या उस टाइप के कामों में, जैसे कुछ गैम्बलिंग हो गया या कुछ दूसरे तरह के काम हो गए, तो उसमें आपको नुकसान होगा। वो साहस या दुस्साहस दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे यहाँ पर, तो तीसरे भाव के जो गुरु जहाँ विराजमान है वो आपको निश्चित रूप से सफलता देंगे। एक और बात है कि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो राहु की पंचम दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पर पड़ रही है। ये 3rd हाउस है। तो राहु और गुरु चाहे ये एक साथ हों, चाहे ये दृष्टि संबंध से हों, ये दारिद्र्य योग बनाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कोई भी रिस्की प्रपोजिशन गलत तरीके वाले ना करें। अगर हम गलत तरीके वाले रिस्की प्रपोजिशन करेंगे तो हमें इस चीज से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आगे से गुरु का प्लेसमेंट तीसरे भाव में यहाँ से
गुरु पराक्रम में वृद्धि करते हैं। और अगर हम गुरु की दृष्टि देखें तो गुरु की दृष्टि 7th हाउस में पड़ती है, ये इनकी 5वीं दृष्टि है। गुरु की दृष्टि में अमृत माना जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो रिलेशनशिप के मामले में अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, उसमें सुधार आएगा अगर कुछ समय से गड़बड़ चल रहा था तो। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये समय 1 साल का लगभग ऐसा हो सकता है जिसमें मैरिज के प्रपोजल काफ़ी सारे आपके पास आ सकते हैं और आपको कोई मनचाहा मैट्रिमोनी प्रपोजल मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम गुरु की 7वीं दृष्टि देखें तो भाग्य भाव में पड़ती है। इसका मतलब भाग्य आपका इस साल जबरदस्त साथ देने वाला है और भाग्य के शुभ होने के कारण आपकी मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो वो बहुत ज्यादा आपको आगे लेके जा सकती है। गुरु की दृष्टि 9th दृष्टि जो है वो 11वें भाव पर पड़ती है। दोस्तों अब भी मैंने बोला आपको कि राहु की दृष्टि पे गुरु है और गुरु की दृष्टि पे राहु है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है राहु की दृष्टि के गुरु पर, वो गुरु की दृष्टि राहु पर होने के कारण काफ़ी कम हो जाते हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता पड़ेगा कि इस वर्ष हमारे लिए यानी मेष राशि वालों के लिए पैसा, भाग्य, संबंध सब में बढ़ोतरी होना संभव है और सब में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर हम खास तौर पे अकेला शनि की बात करें तो शनि जो है वो मेष राशि यानी चंद्र से जस्ट 1 स्थान पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि मेष राशि वालों पर 29 मार्च से जब शनि यहाँ से यहाँ आए तब से उन पे 7.5 शनि महाराज की चल रही है। शनि की 7.5 मेष राशि वालों को, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो शनि की 7.5 और 12वें घर में शनि विराजमान है, तो वहाँ से शनि की 7.5 थोड़े से अशुभ परिणाम दे सकती है या हमें सावधान रहने की जरूरत बता सकती है कि शनि को शांत रखना है, शनि को प्रसन्न रखना है इस पूरे 1 साल के इस पीरियड में। हालांकि ये 7.5 लंबी चलेगी, लेकिन अभी हम सिर्फ 21 साल के बारे में बात कर रहे हैं। तो शनि भगवान की 3री दृष्टि आय के भाव में भी पड़ रही है। अगर हम देखें तो शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है। नाउ ये जो दृष्टि होती है शनि की, ये खराब दृष्टि है, लेकिन 6ठा हाउस खुद ही खराब होता है, ऋण रोग शत्रु का होता है। तो ऋण रोग और शत्रुओं में कमी आएगी। यानी अगर शनि के 7.5 के प्रभाव को आपने बैलेंस कर लिया, जो कि अभी 7.5 चालू हुई ही है, तो पहला पाया जो 2.5 साल का होता है वो बहुत कठिन नहीं होता। तो ये जो 2.5 साल हैं, इन 2.5 सालों में आपकी ऋण रोग और शत्रुओं से मुक्ति होना भी संभव है। और उसके बाद शनि की 8, 9, 10 जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान में पड़ रही है, जहां गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि होने के कारण, शनि की 7.5 होने के कारण आपने 2-3 चीजों से बचना है, तो भाग्य आपका बहुत साथ देगा, क्योंकि गुरु की भी 7वीं दृष्टि सीधी सीधी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो दोस्तों आपका भाग्य आपको कैरियर में उन्नति दिला सकता है, प्रमोशन दिला सकता है, आपको आय के साधन बढ़ा सकता है। राहु 11वें नंबर पर और 11वें हाउस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ ये 7.5 अगर नहीं होती थी, ये राहु पता नहीं क्या क्या देके जाता था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 11वें भाव का राहु अप्रत्याशित सफलता दे, अप्रत्याशित धन दे, तो आपको एक चीज को बैलेंस जरूर करना पड़ेगा कि आपको अपने शनि देव को शांत और प्रसन्न रखना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रत्येक शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल, उड़द की दाल, काली तिल, ये सब मिला के उनको अर्पित कर सकते हैं। काला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। शनि का एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि आप 5 या 7 लोगों को जो बुजुर्ग हों, आयु में काफ़ी बड़े हों, असहाय हों, उनको अगर आप शनिवार के दिन भोजन खिला दें, और अगर आप भोजन ना करवा पाएँ तो कुछ पैक्ड फूड या बेकरी के प्रोडक्ट्स अगर वो आप दान करते हैं उनको, तो शनि भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे और राहु अपना खेल खुल के खेल पाएंगे, गुरु अपना खेल खुल के खेल पाएंगे। तो अगर मेरे से आप पूछें तो मैं तो आपको एक ही चीज बोल सकता हूं कि ये जो गोचरीय परिवर्तन है, ये मेष राशि के लिए अत्यधिक लाभकारी है। मतलब आपके जीवन में शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो परिवर्तन आए हैं ये कई साल के बाद आए हैं। आपने कुछ ऐसा बहुत सालों बाद अच्छा समय देखा है। सिर्फ एक फर्क है, इन 2.5 सालों में आपको शनि को बैलेंस करके चलना है।
शनि की उपासना करनी है। कुछ जेमस्टोन्स भी होते हैं दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा कौन से ग्रहों की चल रही है, तो उस हिसाब से कुछ जेमस्टोन धारण करना भी आपके लिए काफी उचित हो सकता है। अब अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बात करें, तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सीधी बच्चों के पढ़ाई लिखाई के भाव पे, जहां सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य की राशि, सूर्य नहीं बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, सिंह राशि विराजमान है और सिंह राशि का शनि से षडाष्टक योग भी बन रहा है। कुल मिला के कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई में थोड़े बहुत व्यवधान संभव हैं। वो फिर एक बार जब आप शनि के उपाय करते हैं तो उससे फायदा मिलेगा। और राहु अपने आप में बहुत बढ़िया प्लेस्ड है, ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, ये उतना खराब नहीं करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सामान्य से बेहतर योग हैं और अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा दिखा लेंगे अपना भी चार्ट और उनका भी चार्ट, तो आपको शायद उनके वो उपाय करने मिल जाएं जिनसे कि ये दोष मुक्त हो जाए, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो दिख रही है यहाँ पे ये मुक्त हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपकी बदनामी हो, तो कोशिश करें कि या तो वो रिलेशनशिप बहुत साफ सुथरे रखें और ट्रांसपेरेंट रखें, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गड़बड़ी क्रिएट कर सकती हैं तो उनको ना ही करें तो अच्छा है। ओवरऑल पैसे के हिसाब से, जायदाद के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, स्पाउस के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये साल वैसे भी मंगल देव का साल है और मंगल देव के साल में गुरु और राहु शनि इनकी पोजीशंस जो हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव दे सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये विवेचना पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे अपनी कोई भी ज्योतिषीय कुंडली का जांच करवाना चाहें, एनालिसिस करवाना चाहें, तो हमें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क स्थापित करें और हम आपको इस बारे में डिटेल्स देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें जिससे उनको भी फायदा हो, जिनको आप फायदा करवाना चाहते हैं।